आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 का 11.5 थ्योरम। इस थ्योरम को हम कहते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल होगा, उसका कोई एंगल होगा और उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल में एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है। तो आप देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी करके एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल ए बी ए और ए सी मिल करके एक एंगल बना रहे हैं। बी ए और ए सी करके एक एंगल बना रहे हैं बी ए सी। तो इसको कहते हैं इंटरनल एंगल। और इस बी ए को अगर अपन एक्सटेंड कर देते हैं और उसके बाद में जो ये एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन गया, इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन आ रही है जो कि ए डी आपको दिख रही है, इसको अपन कह देंगे एक तरीके से एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। अब देखो करना क्या है। ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। तो बी ए और ए सी आपके दो साइड हैं जो मिलकर के एक एंगल बना रहे हैं। तो इनके अपोजिट साइड जो थर्ड साइड बच गई वो है बी सी। तो बी सी आपकी अपोजिट साइड है, इसको डिवाइड करने वाला कौन है? ए डी। अब आप देखो ए डी तो बाहर जा रहा है और बी सी इसके पहले रह गया। इसका मतलब ए डी जो है वो बी सी को इंटरनली डिवाइड तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इंटरनल बाइसेक्टर होता तो बी सी को इंटरनली डिवाइड करता, लेकिन एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है पहले वो समझना ज़रूरी है। तो देखो आप कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एक लाइन आती है और मान लेते हैं कि इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करती है। तो डिवाइड करने का नॉर्मल तो मतलब अपने को यही समझ में आता है कि कोई बड़ी चीज़ है उसके टुकड़े करती है। तो वो तो बड़ी सिंपल चीज़ है जिसको अपन इंटरनल बाइसेक्टर बोल देते हैं। वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसी से हम एक्सटर्नल भी समझेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए हैं कि ए सी कोई लाइन सेगमेंट है, उसको जो बी पॉइंट है वहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि ए बी अपॉन में ए सी, सॉरी ए सी नहीं, आप ऐसा करो कि आप ध्यान दो बी पॉइंट पर, जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट पर ध्यान दो। तो बी ए अपॉन बी सी ऐसे मैं बोल पाऊंगा। तो बी ए आपका अगर 1 है तो बी सी आपका 2 है। इसी तरीके से मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी समझना चाहता हूँ। तो देखो ये आपका बी सी है, बी सी एक लाइन थी, इसको डिवाइड करना चाह रहा है ए डी। तो ए डी में पॉइंट कौन सा है? जैसे मैंने अभी देखा था बी पॉइंट था, वो ए सी को डिवाइड कर रहा था। तो अब की बार हम कह रहे हैं कि बी सी को डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो मेरा फोकस डी पॉइंट पे होगा। तो मैं लिखूँगा कि डी ए अपॉन में डी सी, वो जो रेशियो होगा इसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, कि इसने आपको एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया है। BC को एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया है पॉइंट D ने, जिस प्रकार पॉइंट B ने डिवाइड किया था। देखो B पे मैंने फोकस किया, BA अपॉन BC। अब की बार जो D है वो बाहर है तो हम कहेंगे एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, तो फोकस भी D पे ही रहेगा। डी बी लिखना चाहिए था यहाँ, क्योंकि देखो डी बी ये इतनी बड़ी दूरी हो जाएगी। डी बी, एक तो डी बी हो जाएगा और एक डी सी हो जाएगा, क्योंकि
डी से जो इनकी दूरी रहती है वो रेशो होता है डिवाइड करने का। जो पॉइंट डिवाइड करता है उसकी दूरी गिवन टू पॉइंट से देखते हैं, उनका रेशो लेते हैं, वही आपका होता है बाइसेक्ट करना। जैसे बी था तो बी का मैंने बी ए और बी सी लिया, ऐसे यहाँ पे अगर डी है तो इसका मैं डी बी और डी सी लूँगा। तो ये तरीका रहता है, ये मतलब होता है एक्सटर्नल बाइसेक्ट करने का। अब चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। तो हमने देखा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, जो कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर इस केस में अपना है ए डी ऑफ ए एंगल। तो एंगल अपन फिलहाल ले रखे हैं, देखो एफ आगे तक बढ़ा दिया अपन ने, तो सी ए एफ जो एंगल है ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, ये इतना बड़ा सी ए एफ, और इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड बी सी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। तो ये जो एंगल आपका बना है सी ए एफ, ये किन दो लाइन की वजह से बना है? ट्रायंगल की किन दो लाइन सेगमेंट की वजह से बना है? तो ट्रायंगल जो मेरा ए बी सी है उसकी दो लाइन सेगमेंट हैं, एक तो बी ए और दूसरा ए सी। इनकी वजह से ये एक्सटर्नल एंगल बना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी ये वो रेशियो हो गया। अभी आपको बताया था कि डी पॉइंट पे आप फोकस करो कि डी बी अपॉन डी सी। तो डी बी को यहाँ बी डी लिखा हुआ है, वही बात है। तो डी बी अपॉन डी सी ये आपको प्रूव करना है, किसके बराबर? ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी वो दो लाइन हैं, लाइन सेगमेंट, जिन्होंने ये एक्सटर्नल एंगल बनाया है। तो इनका रेशो, और जिस रेशो में ये आपकी लाइन डिवाइड हो रही है अपोजिट लाइन सेगमेंट, देखो डी बी अपॉन डी सी, इनको इक्वल करना है। तो ये हमारा काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अभी ये जो चैप्टर है इसमें अपन बीपीटी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर बीपीटी आप लगाना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइप का जब रेशो आप देखते हैं, दो रेशो इधर और दो रेशो इधर, लेफ्ट में और राइट में, तो आपको बीपीटी याद आएगा कि बीपीटी में ऐसा कुछ होता था। लेकिन बीपीटी लगाने के लिए आपको चाहिए होती है पैरेलल लाइन। आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि एक ट्रायंगल हो, उसमें पैरेलल लाइन हो, और फिर आप यहाँ पर बीपीटी लगा दो। तो अभी हमारे को ऐसा कुछ है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ऐसा हमारे को कुछ शेप मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए डी जो था, ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं आपका सी ई। हमने एक पैरेलल लाइन खींची है सी ई, जो कि पैरेलल होगा डी ए के, और मिलेगा ए बी को ई पॉइंट पर। क्यों खींचा पैरेलल लाइन? क्योंकि मैं बीपीटी लगाना चाहता था। और बीपीटी में क्यों लगाना चाहता था? क्योंकि मैंने ये दो रेशो जैसी चीज़ें देखी, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे बीपीटी लगाना चाहिए। तो बीपीटी लगाने के लिए मुझे ज़रूरत थी पैरेलल लाइन की, तो मैंने एक पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन हो चुका है सी ई पैरेलल डी ए, तो आराम से आप बीपीटी लगा सकते हो, ठीक है। बीपीटी कैसे लगेगा इसका? बी सी अपॉन सी डी इजकल टू बी ई अपॉन ई। इसका बीपीटी लगेगा बी सी अपॉन सी डी इक्वल में बी ई अपॉन ई। अब ये अगर बीपीटी आप लगा देते हो, उसके बाद आप देखोगे कि आपको क्या चाहिए था। आपको सी डी चाहिए था, आपको सी डी मिल जाता है। आपको बी डी चाहिए था, आपको बी डी नहीं मिलता, आपको बी सी मिल रहा है। आपको ए सी चाहिए था, आपको यहाँ पे ए ई मिल रहा है, ठीक है। आपको ए बी चाहिए था, आपको बी मिल रहा है।
तो आपको जो चाहिए था वो अभी आपको नहीं मिल पाया, बस एक सी डी मेरे को यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो सी डी मुझे दिख रहा है कि सी डी है, तो उसके अलावा बाकी चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। तो सी डी को संभाल के रखना है, सी डी को संभाल के रखना है और बाकियों को गायब करते हुए जो चाहिए वो लेके आना है। तो इसको मैं इन्वर्स करके लिख देता हूँ, इन्वर्टेंडो का यूज़ कर लेते हैं। तो इन्वर्टेंडो का आप इसमें यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा सी डी अपॉन में बी सी इक्वल में ई ए अपॉन बी। इस टाइप का ये बन जाएगा। नहीं, इन्वर्टेंडो के बिना ही काम हो जाएगा, इन्वर्टेंडो का कोई फ़ायदा नहीं। इन्वर्टेंडो मत करो, आप दोनों साइड में +1 करो। आप कहोगे इन्वर्टेंडो क्यों नहीं, ये +1 क्यों कर रहे हो? देखो, इन्वर्टेंडो करके अगर +1 करता तो सी डी प्लस बी सी बनता और सी डी आपका गायब हो जाता, जबकि मेरे को सी डी तो चाहिए, बस मेरे को बी सी को गायब करना था। तो मैं दोनों साइड में अगर +1 करता हूँ तो ये मेरे को देगा बी सी प्लस सी डी अपॉन में सी डी, और ये क्या बनेगा राइट में, बी ई प्लस ई ए अपॉन ई ए। अब देखो बी सी प्लस सी डी, सी तो दोनों में कॉमन आ गया तो ये एक तरीके से बन जाएगा बी डी, तो ये बनेगा बी डी अपॉन में सी डी। यहाँ आप देखो ई और ई कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा बी ए अपॉन में ई। अब आप देखोगे कि सी डी तो मुझे बी पी टी लगाते ही मिल गया था फर्स्ट स्टेप में ही, अब मेरे को बी डी भी मिल चुका है। दो चीज़ मेरी करेक्ट हो चुकी हैं यहाँ पर, और देखूँ तो ए बी भी मेरे को दिख चुका है, और अब कमी रह जाती है ई ए की, सिर्फ ई ए की कमी। ए सी मेरे को चाहिए और मैं ए ई लेके बैठा हूँ, तो ये मेरे को चाहिए और मैं ये लेके बैठा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ई ए जो मेरे पास है ये ए सी के इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ए ई को मैं ए सी बना दूँ। तो मैंने ध्यान दिया कि ए ई कहाँ है और ए सी कहाँ है, तो ए ई और ए सी को इक्वल करना, तो ये एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड हैं, अगर ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएं, ये जो 3 और 4 हैं, तो मैं आराम से ए ई और ए सी को इक्वल कर पाऊँगा। तो अभी हमारा टारगेट ये रह गया कि एंगल 3 और एंगल 4 को हम करें कैसे ना कैसे इक्वल। तो आप देखो यहाँ, अब आपको यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, 1 और 3 एंगल आपके बराबर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आप देखो कि ई सी और ए डी पैरेलल लाइन है और ए सी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कौन है? ए सी। ए सी मेरा ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 3 मेरे अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। और क्या मैं इक्वल कर सकता हूँ? तो देखो एंगल 2 और एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग कैसे कि ई सी और ए डी को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल आपको दिख रही है बी एफ। इस बी एफ के देखो तो ई सी के ऊपर, ई सी के ऊपर वाली साइड में एंगल 4 है, ऐसे ही ए डी के ऊपर वाली साइड में एंगल 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो गए, तो 1 और 3 इक्वल हो गए, 2 और 4 इक्वल हो गए, तो इससे मेरा काम तो नहीं बना। मैं तो 3 और 4 को इक्वल करना चाह रहा था, तो 1 और 2 मेरे को ये गिवन है कि ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये पहले से इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल है, 1 के इक्वल है 2 और 2 के इक्वल है 4 और 1 के इक्वल 3 भी है, तो ये सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। 1 के इक्वल 2 है, 1 के इक्वल 3 भी है, 2 के इक्वल 4 है, तो एक तरीके से ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही एंगल 3 और 4 इक्वल होते हैं तो मैं लिख पाऊंगा कि ए ए बराबर ए सी, एंगल जो साइड है वो अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इस वजह से अब मैं इसको चेंज कर पाऊंगा, बी डी अपॉन सी डी बराबर में
बी ए को मैं लिख रहा हूँ ए बी, और ई ए को मैं ई सी ए सी लिख पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दो एंगल को बराबर करके इन साइड को भी बराबर कर चुका हूँ। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।